हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत हमारी अगली डेफिनेशन जो कि है प्रतिफल। तो हमारा एग्जाम्पल जो था, जो हम अभी तक देखते रह रहे हैं, वो क्या था? राम ने राहुल के सामने अपनी कार बेचने का प्रस्ताव रखा था और राहुल ने इसे स्वीकार कर लिया था, यस बोल दिया था। तो ये क्या बन गया था? वचन। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिफल की। तो यदि राम यह प्रस्ताव इस तरीके से रखता कि राहुल, तुम मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे क्या, और राहुल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में खरीद लूंगा, तो यहाँ प्रतिफल क्या होगा? तो प्रतिफल की यदि हम बात करें तो प्रतिफल जो है राम के लिए क्या हो जाएगा? नगद राशि, जो 2 लाख रुपए उसे कार के बदले में मिलेंगे, और राहुल के लिए प्रतिफल क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार। तो इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है और सामने वाले व्यक्ति के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो दोनों ही पक्षकार को वचनों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। और हमारी डेफिनेशन देखें कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने, देखिए वचनदाता की इच्छा पर मतलब राम की इच्छा पर कि 2 लाख रुपए में खरीदोगे क्या, मैं बेचना चाहता हूँ। वचन ग्रहीता ने मतलब राहुल ने स्वीकार किया, या राहुल के बदले कोई और व्यक्ति हो, कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है कि कार खरीदना चाहते हो क्या। इसका वैसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, कार्य को न करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है कि तुम 20,000 रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लोगे। तो इस तरीके से भी कार्य को न करने का वचन भी लिया जा सकता है। तो कोई कार्य किया है या विरत रहा है मतलब नहीं करने का, कोई कार्य करता है या उसके करने से विरत रहता है मतलब कार्य को करने का वचन दिया है या न करने का वचन दिया है, तो ऐसा कार्य विरत का वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाएगा। तो किसी कार्य को करने का वचन दिया गया है, इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया था, तो उस कंडीशन में जब सामने वाला व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा तो वह उसका प्रतिफल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कैलाश के लिए मकान और अनोखी के लिए 20,000 रुपए का पाना एक दूसरे के वचन का प्रतिफल है। मतलब हमें उदाहरण दिया हुआ है कि मकान जो है बेचने का प्रस्ताव रखा गया है और उसके बदले में 20,000 रुपए जो है नगद दिए जाएंगे। तो एक पार्टी के लिए जो है मकान प्रतिफल हो जाएगा और दूसरी पार्टी के लिए नगद 20,000 रुपए प्रतिफल हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा प्रतिफल। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी डेफिनेशन जो कि दी हुई है ठहराव या समझौता। तो ठहराव और समझौता, एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये हमारी, लेकिन हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। ठहराव और समझौता की यदि मैं बात करूं तो होता है यहाँ पे प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, ये होती है इज इक्वल टू ठहराव। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ नया नहीं है। यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है किसी कार्य को करने के लिए, इस उद्देश्य से पूछा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे हाँ या ना कर दे, और सामने वाला व्यक्ति उसे यदि स्वीकार कर लेता है तो वह जो है ठहराव बन जाता है। तो ये डेफिनेशन हमने वचन की भी देखी थी, प्रॉमिस की भी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। प्रतिफल अभी हमने समझा कि एक पार्टी यहाँ प्रस्ताव रखती है और दूसरी पार्टी जो है उसे एक्सेप्ट करती है, तो ये क्या हो जाता है? प्रतिफल हो जाता है। तो यही जो एक दूसरे को वो प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, वो क्या कहलाता है? ठहराव या समझौता कहलाता है। तो ये चीज क्लियर हुई प्रतिफल और ठहराव या एग्रीमेंट की डेफिनेशन। थैंक यू।